Welcome everyone. Here is Rahul from St. Mary's School. Today I am going to discuss practice set number 2 of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance examination. This portion have been taken from Arhan's book. Okay. So today we have to discuss about the problems of mathematics of this set. Okay. Today हमें क्या करना है exactly इस अरिहंत बुक के जो प्रैक्टिस नंबर सेट हमने आज लिया है उसके जो मैथ्स पोर्शन यानी मैथ्स का जो भाग है उसके क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स है उन्हें डिस्कस करना है जो रिलेटेड से प्रॉब्लम होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे जो करेक्ट आंसर होंगे वो फाइंड किया जाएगा ओके लेट्स स्टार्ट लेट्स सी दैट व्हाट हैपेंड हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज यहां पे जो अंगगणितीय परिक्षण इस निर्देश दिया गया है इसके प्रश्न नंबर संख्या 41 से 60 एक प्रश्न के लिए चार संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए बी सी और डी क्रम दिया गया है इनमें से केवल उत्तर एक ही उत्तर सही है आप सही उत्तर का चयन कीजिएगा कैलकुलस ऑप्शनल क्वेश्चन से यहाँ पे और फोर ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नाउ दैट वन ऑप्शंस करेक्ट होंगे यहाँ पे दैट वी हैव टू फाइंड यानी उसी ऑप्शंस को हम फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसी को टिक करना ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन सेट करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 2 है ये आपका अरिहंत बुक से लिया गया है और जवाहर नवोदय विद्यालय ओके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 है किया सेट नंबर 2 ओके look at question number 41 of this question sorry of this practice set इसमें जो बेटा हिंदी वर्जन यहाँ पे टेक किया गया है सो देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन का 5 अंक की बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो अंक को इन्होंने कहा 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो अंक को 7, 3, 0, 2, 0 एंड 5 से बनाई जा सकती है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर which can be formed by these digits we have to find okay ये हमें फाइंड करना है कि इन डिजिट का यूज करके 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है तो यू नो दैट अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ 5 नंबर सॉरी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू यहां पे आप राइट कर सकते हैं यूजिंग दिस डिजिट यहां पे सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगा उसी का फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज यानी हमें सबसे पहले उसी का यूज करना रहता है तो यहां पे हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट 7 का यूज करेंगे because आप जानते हो इसमें से ग्रेटेस्ट क्या है 7 ही है ओके अगर और 7 इज ग्रेटेस्ट यदि सब में 7 ग्रेटेस्ट है तो 7 सबसे बड़े ग्रेटेस्ट फॉर्म नंबर फॉर्म करना है तो ग्रेटेस्ट डिजिट का यूज करते हुए हम फॉर्म करते हैं तो यहां पे 7 देन आफ्टर आपका 5 देन आफ्टर 3 देन आफ्टर 2 देन आफ्टर 0 ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दिस डिजिट आपने फॉर्म करनी है ओके सेम एज अगर और भी ऐसे डिजिट दिए जाते हैं तो हम फॉर्म करेंगे इट मींस 41 क्वेश्चंस का जो यहां पे क्वेश्चन स्टेटमेंट था 5 अंक की बड़ी से बड़ी वह संख्या जो अंक को 7 3 2 0 तथा 5 से बनाई जा सकती है इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका पॉइंट नंबर 6 यहां पे ऑप्शंस गिवन थे कई सारे ऑप्शन थे ए बी और सी करके ए ऑप्शंस गिवन था 5 3 2 0 7 बी ऑप्शंस पे गिवन था आपका 7 5 2 0 3 एंड सी ऑप्शंस यहां पे आपका गिवन है 7 5 3 2 0 7 5 3 2 0 एंड डी ऑप्शन इज 7 3 2 0 5 ओके तो यू कैन से व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस okay because ये greatest 5 digit number form हुआ by using these digit यानी इन डिजिट का यूज करके आपने greatest 5 digit को प्राप्त किया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना था तो आपने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए इन डिजिट का यूज करते हुए ये आप आंसर को फाइंड करेंगे 75320 मींस 75320 इसको लिखा जा सकता है ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 42 है जो आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो चेक करते हैं क्या एग्जैक्टली गिवन क्या है यहाँ पे यहाँ रहता
51, 85 और 153 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? मींस वी हैव टू फाइंड द एसपी ऑफ दीस नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है 51, 85, and 153. We have to find SCF of these numbers. For finding SCF, you know the formula or the way. Okay, ये SCF find करने के लिए आपको formula और way पता होता है। ये formula means way उसका कैसे find करते हैं? कई सारे तरीके होते हैं SCF find करने का। उसमें से किसी भी method का use करते हुए हमें character से find करना है। Okay? चलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट था 42 नंबर क्वेश्चन था फाइंड द एसपीएफ। जैसे यहाँ पे हिंदी वर्जन हमने देख लिया है तो यहाँ पे 51, 85 और 153 का महत्तम समावर्तक क्या होगा ये इन्होंने पूछा है। तो आपको इसका एसपीएफ महत्तम समावर्तक मींस क्या होता है? एसपीएफ ऑफ दीस नंबर्स। ओके, 51, 85 एंड 153। ओके, ये नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स के क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के कई सारे वे होते हैं, उसमें से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसको हम इस तरह फाइंड करते हैं। चलिए दूसरे नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं, अलग-अलग नंबर्स को क्या करते हैं इसमें हम फैक्टराइज करते हैं। फिर आपको उसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इस और में इन सभी में देखा जाता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही इन नंबर्स का एचसीएफ हो जाता है। ओके, लेट्स से हम 51 को फैक्टराइज करना चाह रहे हैं। 51 को फैक्टराइज करना है स्मॉलेस्ट नंबर which can divide this number क्या हो सकता है? यू नो दैट 2 से तो डिवाइड नहीं होगा बिकॉज़ ये 2 से डिवाइड होने के लिए ये इवन होना चाहिए था। आप जानते हो जितने इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, बट इट इज नॉट इवन मींस अनइवन नंबर ये नहीं हो सकता है ना, बिकॉज़ ये एक ऑड नंबर है। तो इसको ऑड नंबर के लिए हम चेक करते हैं बाय किस नंबर इट कैन बी डिवाइड, यानी किस नंबर से इसको डिवाइड किया जा सकता है ये चेक करना होगा। 51 सिंपली आप जानते हो 5 + 1 इनके डिजिट का सम करते हैं तो 6 आता है। कितना आता है? 6। और ये 3 से डिविजिबल होने के लिए रूल होता है, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने के लिए जो रूल होता है उनके ऑल डिजिट्स को ऐड करके चेक किया जाता है। अगर वो जो सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं सर ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। ओके, अभी क्या करना है? 51 को डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करते हैं सर, यहाँ पे 17 होगा। क्या होगा? 17। ओके, 17 होगा। देन आफ्टर 17 एक प्राइम नंबर है, 17 से ही कट होगा और किसी नंबर से इसको कट नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं कर सकते, सो ऐसे भी 17 1 या 17 होगा। ओके, सेम एज यू हैव टू सॉल्व और यू हैव टू फैक्टराइज 85। 85 अब जानते हो इसका 8 + 5 ऐड करें तो 13 होगा। इट मींस 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। इट मींस इसका लास्ट डिजिट 5 है तो इसको फैक्टराइज करेंगे 5 से इजीली कट किया जा सकता है इसको, बिकॉज़ ये इसका लास्ट डिजिट 5 है। ओके, इसके भी रूल्स आपको पता होंगे। 5 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0 और 5 होते हैं तो उसको इजीली 5 से डिवाइड किया जा सकता है, वही नंबर ही 5 से डिवाइड होंगे। ओके, जिसके लास्ट डिजिट 0 और 5 होते हैं। यहाँ 5 से कट करेंगे 17 होगा, 5 × 5 अंदर आपका 5 × 35, 17 से अगेन कट करेंगे 17 × 70। सेम एज 153 को फैक्टराइज करते हैं। 153 को फैक्टराइज करने के लिए आपको 3 से ही फैक्टराइज किया जा सकता है, 3 से कट किया जा सकता है इसको। 3 5 × 15, 3 1 × 3 करेंगे, 3 से ही कट करेंगे इसको, 3 7 1 × 3 and 3 7 × 21। then after 17 से इसको कट करते हैं 17 1 × 17। आपने क्या किया? सारे नंबर्स को फैक्टराइज कर लिया, सारे नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। चलिए चेक कर लेते हैं। अब क्या करना है? ऐसे फैक्टर्स के ऐसे कॉपी कर लेना है। 3 × 17 and 85 is equal to यहाँ पे इसका फैक्टर्स है 5 × 17। then after 153 का जो फैक्टर्स हमने फाइंड किया वो क्या है? 3 × 3 × 17। ओके, अभी हमें क्या करना है? एचसीएफ मींस महत्तम समावर्तक बताना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वो फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में पाया जा रहा हो, इन तीनों नंबर से पाया जाने वाला जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 17 है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सारे फैक्टर्स में 17 है, एक ऐसा फैक्टर जो कॉमन है, तीनों में पाया जा रहा है। इट मींस एचसीएफ ऑफ दी नंबर इज 17।
Step of the number is 17. Okay. Now next point, इसमें किसको डाउट नहीं होना चाहिए. I have जो डिस्कस किया गया वो आपको क्लियर होगा. देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो इस तरह है. इन्होंने प्राय 56 करोड़ 95 लाख 8,700 को लिखा जाता है. आपने इंग्लिश वर्जन को लिखना आपको आता ही है, बट यहाँ पे हिंदी वर्जन में गिवन है 56 करोड़. तो ठीक है, ऐसे ही आप जैसे आप हिंदी वर्जन में राइट करते हैं सेम एज जैसा इंग्लिश वर्जन में राइट करते हैं हिंदी वर्जन में राइट करेंगे. 56 करोड़ 95 लाख 8,700 को यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है. जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे चलिए चेक करते हैं. हम आपको बता दे रहे हैं स्टेटमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या राइट करेंगे इन न्यूमेरल्स और इंडिकेटर्स. ओके. यहाँ पे जो हिंदी वर्जन नंबर लिखा गया है हिंदी फॉर्मेट में क्या है 56 करोड़ 95 लाख 8,000. चलिए अभी क्या करना है 56 करोड़. आप जानते हो तो न्यूमरेशन होता है मींस इंडियन फॉर्मेट जो होता है उसमें जो फर्स्ट पीरियड होता है, पीरियड बोला जाता है मींस जो वंस टेंस एंड 100, इसको पीरियड बोलते हैं. यानी पीरियड क्या होता है, जो नंबर्स को इंडिविजुअली कॉमास के अकॉर्डिंग डिफर किया सेपरेट किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है पीरियड्स होता है इंडियन फॉर्मेट में. इंडियन न्यूमरेशन फॉर्मेट का पीरियड होता है फर्स्ट 3 डिजिट का फॉर्मेट होता है. सॉरी फर्स्ट जो 3 डिजिट का पीरियड होता है जिसमें आपका लाई करता है वंस टेंस एंड 100. सेकंड पीरियड में क्या लाई करता है, ये फर्स्ट पीरियड में लाई करता है ये 3 डिजिट वंस टेंस एंड 100. सेकंड पीरियड में आपका 1000 का पीरियड होता है इसमें 1000 एंड 10,000 लाई करते हैं. ओके. और थर्ड होता है लैक्स का होता है, यहाँ आपका लैक्स 10 लैक्स होता है. देन आफ्टर आपका करोड़ जिसमें सीआर एंड 10 सीआर मींस 10 करोड़ होता है. ठीक. ये पीरियड्स हो गए. पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. मींस इसको न्यूमेरिक फॉर्म में यानी अंकीय रूप में लिखेंगे. 56 करोड़ 95 लाख 8,700 को लिखना है तो यहाँ पे करोड़ में कितने करोड़ दी 56 करोड़. यानी यहाँ पे 56 करोड़ राइट कर दिया गया. फिर आपका लास्ट पीरियड आता है. किसका पीरियड आता है, लास्ट का पीरियड आता है. तो यहाँ 95 लाख दिया गया. 95 को 95 बोला जाता है ना, यहाँ पे 95 56 करोड़ 95 लाख हो गया. अब किसका पीरियड आता है 1000 का. क्या 1000 में है कुछ वहां पे, हाँ 8,000 दिया गया. 8,000 को हम 2 डिजिट के फॉर्म में राइट करेंगे तो 08 राइट करेंगे. क्या 08 1000 को यहाँ राइट करेंगे तो 08. देन आफ्टर आपका 7 ओनली वंस प्लेस पीरियड है वो सॉरी वंस पीरियड जो है यहाँ पे उसके ओनली गिवन है 7. तो 7 को 3 डिजिट के फॉर्म में राइट करके तो 007. इट मींस दैट इज द न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ 56 करोड़ 95 लाख 8,700 यानी 56 लाख 95,807. ये इसका न्यूमेरिक फॉर्म हो गया. ओके. तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आप टिक करेंगे. इट मींस यहाँ पे पॉइंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है. सेम एज ऐसा ही राइट किया गया ऑप्शन नंबर सी में. आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 56 lakhs 95,000 and 08007 same as right किया गया ऑप्शन नंबर सी में. इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. पॉइंट नंबर इसमें 44 मींस 44 में क्वेश्चंस को चेक करते हैं जिसमें गिवन क्या आएगा. इसमें लिखा 2,37,304 ये नंबर गिवन है. मैं यदि हिंदी रीडिंग करते हैं इसको हिंदी वर्जन में जिसमें राइट किया गया है 2,57,304 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो. यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 7 फाइंड करना है इन 2,57,350
304 नॉट 3 अरे डाउट नो, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करें। ओके, क्वेश्चन में चेक करना है जिसमें हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। स्थानीय मान मींस प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। प्लेस वैल्यू जो जिस प्लेस का वो डिजिट होगा उसी की अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे जो वैल्यू डिजिट गिवन है 257304, it means 2,57,304, in which we have to find the place value of 7। यानी इसमें जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था 2,57,304 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान ज्ञात करने का मतलब प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो इस प्लेस का रखिए बस इसी के अकॉर्डिंग इसकी प्लेस वैल्यू आप जानते हैं। ये वंस प्लेस हो, फर्स्ट प्लेस होता है वंस होता है, देन आफ्टर टेंस, देन आफ्टर 100, देन आफ्टर 1000, तो ये 1000 प्लेस का, देन आफ्टर 10000, देन आफ्टर लाइक्स। बट यहाँ पे हमें जिसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है वो जो डिजिट है किस प्लेस का है, 1000 प्लेस का। तो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 7 क्या 7000 because 7 after 1 2 3 0। okay, it means the place value of 7 here 7000। okay, the place value of 7 here is 7000। which option is correct for this? Option number D, B option is correct because same as here is the statement of this point जो यहाँ पे राइट किया गया सेम एज हमारे आंसर से मैच कर रहा है। इट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर प्लेस वैल्यू फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। स्पेसिफिक डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड करना होता है, उसकी प्लेसिंग को चेक करते हैं, फिर आफ्टर उसकी प्लेसिंग बॉडी में 0 इंसर्ट कर देते हैं उसमें। लेट्स से यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना होता है, तो 3 मींस 100 प्लेस पे लाई कर रहा है ना, यहाँ पे 300 हो जाएगा बिकॉज़ जो डिजिट है 3 और प्लेसिंग है 100 की, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300। सेम एज अगर आपसे कोई आस्क किया होता सर 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये 10000 प्लेस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ 10000 प्लेस के अकॉर्डिंग इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50000 बिकॉज़ ये 5 है, यहाँ पे डिजिट और 5 आफ्टर हाउ मेनी zeros 1 2 3 4 4 zeros इसकी साइड में इंसर्ट करते हैं। बस ये तरीका होता है। चलिए पॉइंट नंबर 45 करते हैं। तो 45 क्वेश्चंस का स्टेटमेंट है उसे चेक कर लेते हैं। केयरफुली इसको बहुत से लिसन कीजिएगा। एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 बजे चली है और आगरा रात 8:35 बजे पहुंची है। वो 5:35 पे वहां से लीव करती है ट्रेन मेरठ से आगरा के लिए और आगरा को टच कर जाती है एट 8:35। ओके, इन नाइट। आप बताइए सुबह मॉर्निंग टाइम में वो लीव की थी और नाइट टाइम में यहाँ पे रात के 8:35 को पहुंची है। आप बताइए किस बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया। एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 चली और आगरा रात 8:35 बजे पहुंची। आप बताइए कि बस में आगरा पहुंचने में कितना समय लिया, यानी पहले उसका मॉर्निंग टाइम में लीव करेगा तो उसके बाद 55 है, सॉरी 45। यहाँ पे आगरा से वो डिपार्ट आगरा से लीव कितने बजे की है, यहाँ से लीव करती है 5:35 मॉर्निंग टाइम में। तो मॉर्निंग टाइम का जब आप टाइम रिप्रेजेंटेशन करते हैं 5:35 को एएम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा एएम, 5:35 का जो टाइम रिप्रेजेंटेशन होगा 5:35 एएम। ओके, ये मॉर्निंग टाइम का। इन मॉर्निंग वीडियो चेक करके बताता हूं कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे आप मॉर्निंग टाइम में रिप्रेजेंटेशन करेंगे जब उसने ट्रेन बस में आगरा के लिए लीव किया, आगरा के लिए डिपार्ट किया था यहाँ से, तो आगरा के लिए डिपार्ट करती है एट 5:35। ओके, और लीव करती है मेरठ को, मतलब ये लीव करती है मेरठ को एट 5:35 एएम, मींस मॉर्निंग टाइम में। ये आपका सुबह लीव की थी, ठीक है, एट मॉर्निंग।
यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में ये लीव की थी 5:35 AM पे रीच करती है आगरा टू आगरा। आगरा ये पहुंच जाती है कितने समय पे इन्होंने बताया एट नाइट 8:35। 8:35 मींस ये आपका पीएम हो गया, तो ये नाइट टाइम रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे पीएम। ओके 8:35 पीएम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब देखते हैं हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, यानी हमें ये बताना किस बस ने, सॉरी बताइए कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया। मेरठ से ये 5:35 पे सुबह छुट्टी थी, आगरा पहुंचती कितने बजे है, 8:35 रात को पहुंच सकती है। हमें ये बताना है इस बस को मेरठ से आगरा जाने में कितना समय लग गया। इसी को बताने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों टाइमिंग जो है इसको 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। पहले यहाँ पे 20 यानी कंसीडर आगरा को, तो उसका टाइमिंग है क्या है 5, टाइमिंग है टू रीच आगरा 8:35 PM। तो इसको अगर 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हो पीएम को 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 12 आवर्स पे प्लस कर देते हैं। कितना प्लस करेंगे 12 आवर। इट मींस द टाइम विल बी 12 + 8 20 35 आवर हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 20 35 आवर। इसमें से आप क्या माइनस करना है, जो एएम टाइमिंग है, एएम को हम आवर में कन्वर्ट करते हैं 24 आवर फॉर्मेट में, तो सेम एज 5:35 आवर ही राइट करेंगे। ओके एग्जैक्टली क्या राइट करेंगे 5:35 आवर, ये 24 आवर फॉर्मेट में टाइमिंग राइट किया गया 24 आवर फॉर्मेट। ओके 5:35 आवर इसमें से माइनस करेंगे, हमें ये टाइमिंग पता चल जाएगी कि बस को मेरठ से आगरा पहुंचने में कितना समय लगा, यानी उसने कितना रात 8:35 में पहुंचती है, तो उसको अगर 24 घंटे के प्रारूप में बदलते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका क्या 20 घंटे 35 मिनट हो जाएगा। और इसको अगर हम जो मॉर्निंग टाइम का जो टाइम है उसको 24 आवर फॉर्मेट में 24 घंटे के प्रारूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 घंटे 35 मिनट। अब इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करने पे क्या होगा देखते हैं 5 - 5 0, 3 - 3 0 and 20 minus 10 is 15. It means total उसको 15 hours का टाइम लगता है। यानी जो बस है वो मेरठ से आगरा पहुंचने में 15 घंटे का समय लग गया उसको। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो हम पाएंगे क्या which option is correct for this, ऑप्शन नंबर डी। which option, डी ऑप्शन। 15 घंटे यहाँ पे दिया गया है, 24 घंटे और फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करके जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आस्क किया जाता है तो टाइमिंग की बात की जाती है, गैप्स कितना हुआ है, तो पहले आपको क्या करना है दोनों ही टाइमिंग जितने भी दिए टाइमिंग दिए जाते हैं उनको 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, 24 घंटे के प्रारूप में बदल देंगे। फिर वहां से हम जो लार्जर ग्रेटर टाइम होगा, ग्रेटर वैल्यू होगी, उस ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके उनके बीच का गैप यानी डिफरेंस फाइंड कर देंगे। ओके तो सही बात ऐसे ही किया गया यहाँ पे। पहले यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में तो लीव कर दिया मेरठ को, ये जो बस एट 5:30 AM, ये 5:35 सुबह वो छोड़ दी थी, वहां मेरठ से छुट्टी थी तो बस। और इसको 24 आवर फॉर्मेट यानी 24 घंटे के प्रारूप में बदलने का क्या राइट करते हैं 5:35 मींस यहाँ पे 5:35 घंटे में ऐसे राइट करेंगे और फिर सॉरी 5 घंटे 35 मिनट ऐसा राइट करेंगे। और फिर यहाँ से इसको हमने कन्वर्ट किया, ये आपका टू रीच आगरा, ये टाइमिंग है टू रीच आगरा, ये आपका टू रीच आगरा, ये आगरा पहुंचती है वो 8:35 रात को। तो इस रात वाले टाइमिंग को हमने क्या किया 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, जिसमें आता क्या है 20:35 आवर। ओके यानी यहाँ पे 20:35 आवर मींस 20 घंटे और 35 मिनट हो गए, इसमें से माइनस करने पे जो टाइमिंग आई 15 आवर, क्या है 15 आवर। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए थे ऑप्शन में ए भी गिवन था 3 घंटे, बी में 13 घंटे, सी में 35 घंटे और डी में 15 घंटे। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप
ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 46 की बात कर ले। इसमें इन्होंने बताया बेटा कोई आदमी 5 वर्ष के धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज को उधार देता है। यदि उसे रुपया 6,250 धनराशि प्राप्त हुई तो उसका मूलधन कितना था। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें एग्जैक्टली गिवन क्या है वो चेक करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, बात की बात कर ले, गिवन क्या है वो फाइंड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसमें क्या है, अरे कोई आदमी 5 वर्षों के लिए धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे रुपया 6,250 धनराशि प्राप्त होती तो उसका मूलधन कितना था। यस, चलिए क्वेश्चन को चेक करते हैं। इन्होंने कहा कोई आदमी 5 वर्षों के लिए, यहाँ पे टाइमिंग दी गई है 5 ईयर, टाइम जो गिवन है 5 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5% के वार्षिक ब्याज पर दिया गया है, 5% पर एनम के रेट पे इसको दिया गया था धन। और कह रहे हैं इसको बाद में जो अमाउंट रिटर्न करता है यानी प्राप्त होता है, जिसने उधार दिया था उसको कितना मिलता है बाद में, टोटल जो मनी इसको गेन करता है कितना 6,250, यानी ये अमाउंट है। यही तो होता है अमाउंट। इसमें कई सारे तरीके एग्जैक्टली 4 क्वांटिटीज होती है इसमें, P, R, T एंड A, और एक और आता है SI मींस सिंपल इंटरेस्ट। अब एग्जैक्टली P क्या होता है, वो धन जो कोई लेता है या देता है स्टार्टिंग में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यानी किसी ब्याज की दर पे जब कोई धन लिया या दिया जाता है तो इसे प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस ब्याज की दर को बोलते हैं कितना परसेंट, उस धन का हम पर 100 यानी परसेंट कितना हमें एक्स्ट्रा दोगे या आप लोगे, उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं यानी ब्याज बोलते हैं, ब्याज की दर। टाइमिंग कितने टाइम के लिए दिया गया, अमाउंट जो टोटल मनी आफ्टर सम टाइम यानी जितने फिक्स टाइम के लिए आपने उस मनी को लिया था, और जब आप रिटर्न करते हो तो जो टोटल मनी रिटर्न करते हो विद द SI मींस उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करके जो आप रिटर्न करते हो टोटल मनी, उसी का अमाउंट बोला जाता है। ये निष्पन्न होते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें जो गिवन है निष्पन्न दिया गया है उसको रिटर्न होता है इतना, अमाउंट दिया गया है 6,250 रुपीस, ये रिटर्न करता है। और हमें फाइंड क्या करना है, उसका मूलधन कितना था, धनराशि का मूलधन कितना था, ये आपको फाइंड करना है। तो धनराशि का मूलधन निकालना है, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करने का मींस आप चेक करते हैं कैसे प्रिंसिपल फाइंड किया जाता है। देखिए इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। लेट्स से एसआई की बात कर ले, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर ले, तो उसमें क्या होता है पीआरटी डिवाइड बाय 100, ये होता है आपका एसआई के लिए फार्मूला। ओके, पीआरटी डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट देन आफ्टर अमाउंट के लिए भी कुछ फार्मूला होता है। यस, अमाउंट के लिए भी फार्मूला होता है, A इक्वल टू मींस अमाउंट इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये जो मूलधन होता है उसी में ब्याज को जोड़कर विशुद्धधन प्राप्त किया जाता है। ओके, A इक्वल टू P प्लस एसआई। चलिए हम चेक करेंगे कि दोनों फार्मूले इसका यूज करते हुए हम सिंपलीफाई करना तो कर लेंगे। ओके, यहाँ से एसआईबी आपका अलोन है, एसआईबी नहीं पता आपको, और ना ही प्रिंसिपल भी पता है, दोनों ही चीजें आपके अलोन है, पता नहीं है अमाउंट बट गिवन है। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। एसआईबी यहाँ पे दिया गया है पीआरटी डिवाइड बाय 100।
ओके, अगर इस फार्मूले का यूज करते हुए हम सॉल्व करें तो इसको हम कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे साइड पे कर रहे हैं, इसको आप चेक कीजिए। आपका जो सेकंड फार्मूला मैंने आपको बताया, a इक्वल टू क्या होता है, p प्लस si, a इक्वल टू p प्लस si, ओके। और इसको आप ऐसा भी राइट कर सकते हो सर, p इक्वल टू क्या, अगर p के फॉर्मेट में राइट करें तो क्या राइट कर सकते हैं, या ऐसा राइट करो a इक्वल टू p, इस si की वैल्यू को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं बाय यूजिंग फर्स्ट फार्मूला। यानी क्या करते हैं, इस फर्स्ट फार्मूले का यूज करते हुए, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला जो हमने बताया था si इक्वल टू prt डिवाइड बाय 100, तो si की जगह पे हम क्या राइट करेंगे, prt डिवाइड बाय 100, si को भी रिप्लेस कर देते हैं बिकॉज़ हमें p, ये p फाइंड करना है, बाकी r और t आपका नोन है, यानी ये बताया गया है इनके बारे में, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है, तो p और prt इनके टर्म्स में, इनके पदों में हम इस फार्मूले को प्रोसीड करेंगे, ओके। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे हमने p को p ही कॉपी कर लिया, si को रिप्लेस करेंगे prt डिवाइड बाय 100, ओके। आपको क्या करना है, prt डिवाइड बाय 100, अब p यहां से कॉमन कर देते हैं, बिकॉज़ p आपका अननोन है तो p कॉमन कर देते हैं। अभी सारे इसमें से आप देखिए, आप जितनी भी वैल्यू ओनली p को एक्सेप्ट दैट p मींस p को छोड़कर आपकी सारी वैल्यूज नोन है। चाहे बात कर लीजिए a की, a भी दिया गया है, a कितना है 6250, a कितना है इसमें 6250। बात कर लीजिए r की, r दिया गया 5%, ठीक है, 5% दिया गया ना, 5% पर एनम। और बात करें टाइम की तो 5 इयर्स यानी 5 साल के लिए इसके टाइम की बात करते हैं। चलिए ठीक है, सब कुछ पुट करेंगे, पहले अच्छी कॉमन कर लेते हैं, ये कॉमन करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, ये a की वैल्यू क्या है वो पुट कर दे रहे हैं 6250, 6250 a की वैल्यू दी गई है। अभी क्या करना है, एक बार और कॉपी कर लेते हैं, a इक्वल टू, यहाँ से b कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे रिमेंस होगा 1, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ नहीं लेफ्ट हुआ तो वंस एडेड होता है, किसी नंबर के साथ उसका मल्टीपल 1 होता है, ठीक है, वहाँ पे राइट नहीं करने की जरूरत नहीं होती। 1 into p इक्वल टू p राइट किया है, अगर आप कहते हैं सर कैसे बना है, यहाँ पे 1 into p इक्वल टू p ही राइट होगा, ओके। इट मींस p कॉमन करें तो 1 दैट हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस rt डिवाइड बाय 100, ये बिकॉज़ p यहां से भी हमने टेक आउट किया है, बाहर की तरफ लिया है, तो यहां से आपका जो अब फार्मूला, न्यू फार्मूला फॉर्म हुआ a इक्वल टू p 1 प्लस rt डिवाइड बाय 100। चलिए इस फार्मूले का यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो बातें क्लियर है, हमने क्या किया है, इस दोनों फार्मूले का यूज करते हुए a इक्वल टू p प्लस si और si इक्वल टू p rt डिवाइड बाय 100 ये होता है, ठीक है। हमने क्या किया, इस si को वहां से prt डिवाइड बाय 100 से रिप्लेस कर दिया, बस इतना ही किया, फार्मूले को फॉर्मेट कर दिया, फॉर्म कर दिया। अभी क्या करते हैं, हमें क्या करना है, देखिए इसमें a की वैल्यू भी आपको ढूंढना है, a मींस कितना है 6250 इक्वल टू, यहाँ से p अननोन है, आपको पता नहीं है सर, यहाँ पे ऐसे ही कॉपी करेंगे इसको, p को 1 तो एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसे कॉपी करेंगे, r मींस what, r मींस क्या है, r मींस आपका क्या, सॉरी, r मींस क्या आपका यहाँ पे, r मींस ये आपका 5% पर एनम, क्या है 5% पर एनम, तो यहाँ पे हम और बाकी पढ़ेंगे नहीं, बट उसकी डिजिट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ 5 t मींस कितना, ये भी 5 ही गिवन है, और यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है, ओके। फिर आफ्टर अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने का मींस यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, 5 into 5 5 20 जा 100 होता है, सेम एज 5 into 5 5 4 जा 20 होता है, ओके। ये इस बेस थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को, और आगे एक imply that आप राइट क्या करेंगे 6250 is equal to, यहाँ पे p आपका लेफ्ट पर था, और इसमें क्या 1 प्लस 1 by 4, 1 प्लस 1 by 4, इतनी चीजें रिमेंस होगी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या करना है, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 5 by 4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या 4 प्लस 1 5 by 4, इट मींस 6250 is equal to p into
यहाँ पे इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/4। ओके 5/4। आपने इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को भी जाना है। इक्वेशन क्या कहता है, ये इक्वेशन ही तो है जिसमें वेरिएबल और नंबर्स की फॉर्म्स होते हैं, एक साथ इंक्लूड हो जाते हैं डेटा इक्वलिटी सहित, तो इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। तो इस इक्वेशन के रूट को आप जानते हो, डिवाइड होगा तो दैट साइड यानी एलएचएस साइड, आरएचएस टू एलएचएस और एलएचएस टू आरएचएस, जब भी कुछ ट्रांसफर किया जाता है तो उसका साइन कन्वर्ट हो जाता है। मींस माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, डिवाइड का साइन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे करना क्या है, इस 4 पर डिवाइड है, यहाँ पे हम दैट साइड ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 क्या है मल्टीप्लाई में दैट साइड आके डिवाइड हो जाएगा। इट मींस p की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मुझे लगा आपको क्लियर होना चाहिए, चलिए मैं इसको आगे प्रोसीड कर दे रहा हूँ। फर्दर क्वेश्चन तो आगे प्रोसीड होगा, तो यहाँ से 6250 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा p। यानी p की फाइंड करना है तो p के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, p 505 एंड 505, देन आफ्टर आप क्या हो जाएगा 5 टू द 10 एंड क्या होगा 15, 5 3 जा 15 एंड 0। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें फिर आएगा क्या, एग्जैक्टली आएगा 4930। p इक्वल टू सॉल्व करने पे क्या आएगा 4930, 4930, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। मींस मूलधन का जो आंसर, मूलधन के लिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 से गुणाई कितना 1230 में 4, 4920 कितना आ जाएगा 4920। और आप इस आंसर चेक करना चाहेंगे कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, तो आप बता सकते हैं सर which option is correct for this। which option is correct for this, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन भी जो हुआ है यहाँ पे 1230 6250 अमाउंट दिया गया था, क्या कुछ हमने किया 6250। यस, मूलधन कितना था, मूलधन हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला में से यूज किया, प्रिंसिपल निकाल दिया, यहाँ से 1 + RT डिवाइड बाय 100। ओके, यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होगा 505 and 1/4 plus 1 5/4, 6250 multiplied by 4 divided by 5, 505 12, 5 to the 10 25। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ है, वही तो मैं पूछ तो रहा हूँ। चलिए चेक करते हैं हम, यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ से 4 ये जाके डिवाइड में था दैट साइड यानी एलएचएस में ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 आपका मल्टीप्लाई में एलएचएस में ट्रांसफर होने पे डिवाइड हो जाएगा। if p इक्वल टू राइट करेंगे 6250 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5। ओके, अभी क्या करना है, तो एमएस सिंपलीफाई करना, 5 5 1 to 12, 5 to 10, 2 to 25, 5 5 to 25 and 0, then after 1250 multiplied by 4 is equal to what, 1250 multiplied by 4 is equal to 5000, is equal to क्या आंसर आएगा 5000। which option is correct for this, option number B। which option, option number B। okay, यहाँ से हमने आंसर फाइंड कर लिया फॉर द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को हमने फाइंड कर लिया, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया था वो क्या दिया गया था 4500, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था 5000, और हमारा आंसर भी 5000 आ रहा है। ओके, तो इसका जो वे है हम टाइम में किया है बिकॉज़ आपको एक्सप्लेन करना था। आप अगर आपको माइंड में सेट हो जाता है फार्मूला तो आप इन शॉर्ट टाइम में ही इसको कर सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली इसी फार्मूले का यूज करना था जिसमें आपका SI = PRT डिवाइड बाय 100 होता है। A = क्या होता है P + SI, A = क्या होता है P + SI। ओके, अब बात आती है देखिए, अब हमें जो वैल्यू नोन थी और क्या अननोन है वो हम इस पे थोड़ा थिंक करना रहता है। जब क्वेश्चन को हम डिस्कस
सॉरी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये चीजें माइंड में होनी चाहिए कि क्या हमें निकालना है और क्या दिया गया है। तो निकालना क्या था, प्रिंसिपल दिया क्या गया था, अमाउंट रेट एंड टाइम। इट मींस वी हैव टू सॉल्व इन टर्म्स ऑफ ए टी आर ए पी, यानी हमें जितने भी यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है उसको टी आर ए पी के टर्म्स में ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरी चीज आ रही थी एसआई, हमने क्या किया, एसआई को रिप्लेस कर दिया बाय फर्स्ट फार्मूला, यानी फर्स्ट फार्मूले से एसआई को रिप्लेस कर देते हैं पीआरटी बाय 100। अब ये क्या हो गया, टीआरएपी के फॉर्म में आ गया। टीआरएपी के फॉर्म में आने पर अब आप क्वेश्चंस की जो भी वैल्यूज गिवन है उनको पुट करेंगे, जो अननोन है वो फाइंड करेंगे बाय सॉल्विंग, और सॉल्व करेंगे तो इस पर इसको क्या आता है 5000। ओके, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 47 जो गिवन है, ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल कितनी है। फेमस देखते हैं इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर है। एक ट्रेन है जो जिसकी अपनी लंबाई कितनी है 50 मीटर है। ये ट्रेन है मान लेते हैं जिसकी अपनी लंबाई 50 मीटर है, 50 मीटर की अप्रोक्सीमेट है, मीटर ही मानते हैं। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल कितनी है। देखिए ट्रेन जब एंटर करती है प्लेटफॉर्म पे, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, जब ट्रेन ये एंटर करेगी, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे एंटर करेगी जिसकी लंबाई दी गई थी यहाँ पे 200 मीटर, उसको एंटर करने के बाद क्रॉस कर लेती है आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स, 20 सेकंड्स, यानी 20 सेकंड में ट्रेन जो है ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ये क्या है ट्रेन है, ये ट्रेन है। और ट्रेन क्या करती है, ट्रेन क्या करती है इस प्लेटफॉर्म को, जिसके लेंथ दी गई है, लेंथ दी गई है 200 मीटर, ठीक है। इस 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन जो है 50 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो हमें क्या करना है ट्रेन की चाल। बेटा कि आप एक चीज बताओ, ये जो ट्रेन है ये अपनी भी लंबाई तो इस प्लेटफॉर्म को अगर उसको क्रॉस करना है तो अपनी भी लंबाई क्रॉस करेगी। मान लीजिए ट्रेन यहाँ पे आगे खड़ी, पूरी ट्रेन आ जाती है यहाँ तक, तो अभी तो पार तो कर नहीं पाई ये ट्रेन, तो अभी भी इसको क्या करना होगा, भले ये 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ली उस ट्रेन ने, इसका जो मतलब फ्रंट पोर्शन होता है ट्रेन का, मतलब अग्र भाग वो आके यहाँ पे टच कर जाए, इस एंड पॉइंट पे, प्लेटफॉर्म के एंड पॉइंट पे आ जाए, तो क्या ये क्रॉस कर पाएगी ट्रेन? अभी नहीं ना, अभी भी इसको 200 मीटर चलने के बाद भी अभी भी इसे कितनी मीटर और डिस्टेंस कवर करनी होगी, 50 मीटर की। अपनी खुद की लंबाई जो इसकी है ट्रेन को उतनी की लंबाई के बराबर और आगे चलना होगा, तब ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर पाएगी। तो इट मींस अगर इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है तो इसने कुल टोटल जो कवर डिस्टेंस इसका 200 प्लस 50 यानी 250 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की चाल, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, अब जानते हो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मींस इसमें टोटल कवर डिस्टेंस इसका कितना है, और टेकन टाइम मींस आप जानते हो उसने दिया है टेकन टाइम यहाँ पे गिवन है टू कवर द डिस्टेंस, टेकन टाइम इसको तो दिया गया है यहाँ पे 20 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम लेती है हम ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो टोटल कवर डिस्टेंस हो जाएगा 250, बिकॉज़ ये 50 मीटर इधर और 200 मीटर उधर, और टेकन टाइम कितना 20 सेकंड। यहाँ पे बात करने सॉल्व करने में क्या आएगा, 25/2 या 12.5 या 12 से 1/2 मीटर पर सेकंड, 12/1/2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो सकती है। और हम चेक कर सकते हैं, आपसे पे पढ़े कुछ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस,
एक चीज दिया गया हमने ध्यान नहीं दिया, चलिए हम कर लेते हैं। इसमें जो आपका आंसर दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में दिया गया है। स्पीड ऑफ द ट्रेन किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आई थी 25/2 मीटर पर सेकंड, ये आया था। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने फाइंड किया था 25/2, और इसमें ऑप्शन जो दिए गए थे वो कोई भी ऑप्शन इसे मैच नहीं कर रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर ए इसमें गिवन था आपका 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी गिवन था 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी की बात कर ले तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी आपका गिवन क्या है इसमें 90 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं which option is correct for this। तो ऑप्शंस आप जानते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से 18/5 से, बिकॉज़ ये कहीं अलग से वैल्यू आती नहीं, आप मीटर को किलोमीटर और सेकंड को आवर में कन्वर्ट करके और सिंपलीफाई करने पे 18/5 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट करते हैं 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 18/5, ये आपकी वैल्यू डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किलोमीटर पर आवर में। चेक कर लेते हैं 505 5 5 by 25 सेम एज 202 2 9 जा 18 9 5 जा 45, इट मींस 45 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, जो ऑप्शन में सी मैच कर रहा है इससे, है ना। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। तो बातें समझ में आ गई। ट्रेन जो 50 मीटर लंबी ट्रेन थी वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो इस ट्रेन की चाल हमें बतानी थी, तो चाल बराबर आप जानते हो दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने, लेकिन एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था पॉइंट, इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई ही नहीं तय करनी पड़ेगी, बल्कि अपनी खुद की लंबाई भी इससे चलनी पड़ेगी, तब इस प्लेटफॉर्म को ये कवर कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ ध्यान देने के लिए था। आई होप आप क्लियर हो गया और आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको चेक करते हैं। मैंने कहा किसी बस के अंकित मूल्य रुपये 750 को बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो भाई अंकित मूल्य यानी इसका जो लिस्ट प्राइस था एग्जैक्ट स्टार्टिंग में इनिशियल लिस्ट प्राइस क्या था ₹700। लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस बोल सकते हैं, एमपी इनिशियल एमपी। इनिशियल एमपी की बात कर ले, रुपीस कितना गिवन था 600, नो 750 रुपए, यानी 750 रुपीस था। ओके, शुरुआत में जो किसी बस का मूल्य दिया गया था वो 750 रुपए था। बाद में क्या किया, आफ्टर इंक्रीजिंग इसकी जो फाइनल एमपी हो गई, यानी बाद में क्या हो गया, इसको बढ़ा दिया गया इसका रेट, और मार्क प्राइस बढ़कर कितना हो गया 800 रुपीस। क्या 800 रुपीस मतलब 800 रुपया हो गया। अब क्या करना है आपको, हमें ये फाइंड करना है लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी इसका गेन परसेंट कितना है। गेन परसेंट फाइंड करने के लिए पहले ये देखो गेन कितना हुआ, इसको गेन परसेंट देखने के लिए देखते हैं। तो गेन इक्वल टू अगर फाइंड करना चाहे तो फाइनल एमपी माइनस इनिशियल एमपी, मतलब बाद में कितना है डायरेक्ट एडवांस प्राइस कितना था, यानी इसका अंकित मूल्य कितना था और पहले कितना था। तो पहले वाले में से सॉरी बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, इन ज्यादा वाले में से कम। यहां से 800 माइनस 750 गेन इक्वल टू अगर बात करें गेन की तो 50 रुपीस का
₹50 इसका ज्यादा मिलने लगे, ₹50 का एक्स्ट्रा इसको बेनिफिट हो रहा है। ओके, तो यही ₹50 इसका बेनिफिट यानी गेन है इसका। अब बात आती है गेन परसेंट। गेन परसेंट इक्वल टू होता है, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन में इनिशियल एमपी मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी शुरुआत में कितना था, जितने का फायदा हुआ ₹50 का फायदा हुआ। शुरुआत में कितना था, इसका मूल्य ₹750 था, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मींस 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपलीफाई करना है तो आप कैसे भी कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, और देन आपका यहाँ से 25 3 जा और 25 4 जा 100। ओके, 4 5 20 and multiplied by 3 is 20 divided by 3। या इसको आप सिंपलीफाई करने में राइट कर सकते हैं 6 होल 2/3%। क्या राइट कर सकते हैं 6 होल 2/3, और डेसिमल में राइट कर सकते हैं 6.666। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। ऑप्शन नंबर डी, व्हिच ऑप्शन, डी ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है 6 होल 2/3%। दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 49। पॉइंट नंबर 49 की बात कर रहे हैं। इसमें किसी संख्या के 9/11 भाग और 2/11 भाग का अंतर 77 है। वह संख्या निम्न में से कौन सी है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मीनिंग करना है, बट आप ऐसे लेट कर लेते हैं। क्या होगा अगर हमें अननोन होता तो हम क्या बोल लेते हैं, वहां पे कभी भी अननोन वैल्यू होती तो एक ही सेपरेबल क्वांटिटी होती है, मैथमेटिक्स में x मान दिया जाता है। ओके, किसी भी अननोन वैल्यू को हम x से लेट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 49 की बात कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है, किसी बस के अंकित मूल्य किसी संख्या के 2/11 भाग 2/11 भाग का अंतर 77 है। मान लीजिए लेट कर लेते हैं, लेट का नंबर 2x, लेट दैट नंबर 3x। मान लेते हैं वो नंबर क्या x है जिसका 9/11 यानी 9 सॉरी 9/11 भाग और 2/11 भाग का अंतर। 9/11 मतलब 9/11 पार्ट। ओके, 9/11 पार्ट ऑफ x, 9/11x माइनस करना है इसमें से 2/11x, 2/11x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। प्रश्न के अनुसार क्या है, दस संख्या पे आएंगे, आंसर फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। 9/11x minus 2/11x इसको कितना है 77। इक्वेशन का स्टेटमेंट था, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, किसी संख्या के 2/11 भाग और 2/11 भाग का अंतर 77 है। तो हमने मान लिया वो संख्या x है तो उसका 2/11 भाग और ये 2/11 भाग का अंतर देखना है। यहाँ से आप x के टर्म्स में सॉल्व करेंगे तो 11 तो होगा, और 9x minus 2x 7x एग्जैक्टली यहाँ से आएगा 7x is equal to 77 और 7 1 7 और 11 7 77। नेक्स्ट इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 इसको 121। तो आंसर आपका जो इस रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपका 121। ओके, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा पॉइंट आप लोगों को। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं तो ऑनलाइन कर लीजिए, और जैसा क्वेश्चन स्टेटमेंट है जैसा उसमें डिमांड किया गया है वैसा आप करते रहिए, आंसर फाइंड कीजिए। ओके, आंसर क्या होगा 121 मींस ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें। ऑप्शन नंबर बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है इसका। ओके, which option is correct? ऑप्शन नंबर ए, A 121 ये गिवन है और ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। पॉइंट नंबर 50 की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोई दुकानदार 5 दर्जन आम ₹90 में खरीदता है तथा 150 आम की कीमत क्या होगी। तो ये 5 दर्जन मतलब
इसको क्वांटिटी नंबर हम कन्वर्ट करते हैं 5000 इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर देखिए 5 दर्जन है तो 5 50,000 राइट कर दिया हमने 5 दर्जन आम की कीमत कितनी दी गई है यहाँ पे दी गई 90 रुपए बट हम ये हमें फाइंड करना होगा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन 5 डजन यानी 5 दर्जन में कितने नंबर होते हैं सर नंबर की बात करें तो 1 डजन से क्या होता है 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है 12 तो 5 इज इक्वल टू डजन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 इट इज 60 इस 60 केलों की कीमत सॉरी 60 आम की कीमत 90 रुपए है तो कितने आम की कीमत बताना है भाई 60 आम की कीमत कितनी दी है 90 और हमें बताना है 150 आम की कीमत कई सारे तरीके होते हैं यूनिटरी मेथड होता है और डायरेक्ट मेथड होता है जैसा भी चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे मतलब ट्राई करेंगे कॉस्ट ऑफ मैंगोज आम की कीमत और एक तरफ नंबर ऑफ मैंगोज चलिए कॉस्ट ऑफ मैंगोज में बात कर लेते हैं कितने आम की कीमत 90 रुपए देना पड़ता है 60 आमों के लिए तो ऐसे कह रहे हैं कितने रुपए देने पड़ेंगे 100 रुपीज पे करना पड़ेगा फॉर 150 मैंगोज यानी 150 आम अगर खरीदे जाते हैं तो कितना देना पड़ेगा 100 रुपीज पे करना होगा मान लेते हैं ऐसा ठीक है अब जाते हैं डायरेक्ट मेथड का जो रिसर्च होता है इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से थ्रू करेंगे यहां से ऐसे राइट कर जाता है 90/60 इक्वल टू क्या राइट करेंगे x अपॉन 150 आपने सीखा होगा इन क्लास लेक्चर से लपित में जो इसके आपको ये पहले से क्लियर कराया जा चुका होगा ओके तो चलिए देखते हैं 90/60 इज इक्वल टू x by 150 यहां से 0 0 कैंसिल कर देते हैं अब क्या करते हैं इसमें से 150 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 9 एंड डिवाइड बाय 6 करते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइड बाय 6 it means 6 1 is 6 and 6 to the 12 and 6 5 is 30 and after 25 9 is 225 it means 150 आम खरीदे जा रहे हैं तो 225 रुपए पे करना पड़ेगा which option is correct b which option is correct b बातें क्लियर है अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको यूनिटरी मेथड के थ्रू किया जा सकता है इन्होंने कहा 5 दर्जन आम की कीमत कितनी 5 दर्जन आम मतलब 60 आम की कीमत 90 रुपए दे गए हैं तो एक की बात करें यूनिटरी मेथड के थ्रू एक की बात करें तो 90/60 यानी 90/60 लिखा जा सकता है ठीक है आप क्या करेंगे हमें 150 आम की कीमत बतानी है तो 150 आम की कीमत हो जाएगी 150 मल्टीप्लाइड बाय 90/60 सेम कैलकुलेशन वही सब कुछ है बस आपको सॉल्व करना है सॉल्व करने पे आएगा क्या रुपीस 225 ओके ये सॉल्व करने पे वही तो आएगा रुपीस 225 चाहे ऐसे करें यूनिटरी मेथड के थ्रू या आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू जैसे भी करना चाह रहे हैं आई होप दोनों ही वे आप क्लियर हो गए होंगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं पॉइंट नंबर 51 को चेक करते हैं पॉइंट नंबर 51 में आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें क्या है किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति 32 मीटर तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा जैसा स्टेटमेंट दिया गया है उसी को कॉपी करना है तो मैं उसे फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर ले एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है उसकी परिमिति 32 मीटर है इसका क्षेत्रफल कितना होगा एक आयताकार खेत है आयताकार में रेक्टेंगुलर फील्ड है लेट्स से ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई जो चौड़ाई की 3 गुनी है मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है ऐसे ही अभी जगह हम इसको लेट करते हैं तो L मान लेते हैं उसकी विड्थ कितनी होगी B होगी ऐसा हमें मानते हैं बट यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है L इक्वल टू है 3B L इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे राइट किया है गिवन क्या है L इक्वल टू 3B यानी ये जो लेंथ है वो चौड़ाई की यानी विड्थ की टाइस है ओके चौड़ाई की 3 गुनी है तो डायरेक्ट मान लीजिए
ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे डायरेक्ट मान लेते हैं सर, इसकी विड्थ मान लेते हैं x है। तो चलें लंबाई कितनी होगी, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 3 गुनी होगी, तो 3 गुनी मतलब 3x हो जाएगी और कितनी, बस परिमित। परिमित मींस क्या होता है, इन्होंने कहा पैरामीटर आप जानते ना इंग्लिश में, तो उसी को परिमित बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। अब परिमित मतलब क्या होता है जी, the sum of all sides of a figure of a shape, यानी किसी शेप के किसी फिगर के जो जितने भी साइड्स हैं उसका टोटल लेंथ समाप्त जब करते हैं तो वही इसका परिमित हो जाता है। ये परिमित अगर हमें निकालना तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, इसके एक पर्टिकुलर फार्मूला आप जानते हो परिमित यानी पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यह फार्मूला जानते हो 2 into l plus b, है ना, वही आएगा। ऐड करेंगे सर l प्लस l b प्लस b, और इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना, तो ये भी l होता है, ये b है तो ये भी b होता है, तो इसमें ऐड करेंगे इनटू आएगा 2l प्लस 2b, इट मींस 2 into l plus b। ओके, अब बात आती है हमें क्वेश्चंस की, देख लेते हैं इसमें करना क्या है। किसी आता है खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी, सही है, चौड़ाई की 3 गुनी होगी लंबाई, उसकी परिमित 32 मीटर है, p इक्वल टू दिया गया है 32 मीटर। तो हमें क्या करना है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये l into b होता है। चलो पहले इसको सॉल्व करें। तो l मीटर कितना है यहाँ पे 3x, b मींस x प्लस का 3x और x कितना हो गया, पहले इसको 2 से सॉल्व कर ले, 2 हो गया 2, 2 16 जा 32, निकलकर 2 16 25। अब यहाँ से क्या करना, 3x plus x 4x, 4x इक्वल टू यहाँ पे 16 दिया गया है, तो x इक्वल टू कितना होगा, जाहिर सी बात है डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना होगा 4, x की वैल्यू फाइंड किया है। आइए इट मींस लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर लें, सो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, l इक्वल टू हमने फाइंड यहाँ पे z किया 3x मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x means what, यहाँ पे x फाइंड किया गया 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 12, लेंथ कितना हो जाएगा 12, 70 इक्वल टू 12 यूनिट होगा, जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर मीटर वो राइट है। ओके, यहाँ पे यूनिट क्या दिया गया था, हमने ध्यान नहीं दिया है, बट यहाँ पे मीटर दिया है, क्या है मीटर, यहाँ पे ये भी यूनिट मीटर ही होगा। ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ हमने लेट किया था x, x है तो यहाँ पे x मींस 4 मीटर ही होगा। सो नाउ thus area of the rectangular field, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर ले तो l into b होता है, क्षेत्रफल की बात किया जाता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पे लंबाई कितनी 4 मीटर, चौड़ाई कितनी 4 मीटर, 12 से 45 से 12 को तो 48 मीटर स्क्वायर यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ओके, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका तो एरिया होगा 48 मीटर स्क्वायर होगा। एनी डाउट, आई होप मुझे लगा क्लियर हो गया। ओके, बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 52 की। इसमें आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें किसी बस का विक्रय मूल्य 1210 है, यदि लाभ, विक्रय मूल्य मींस एसपी ऑफ एन आइटम इज ₹1210 करें, यहाँ पे 1210 रुपए विक्रय मूल्य दिया गया है, यदि लाभ 10% का हो तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। मान लो नहीं पता, आपने मान लेते हैं x, जब भी अननोन होता है क्रय मूल्य में सीपी आस्क किया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, यानी हमें क्या फाइंड करना है, सीपी, क्रय मूल्य हिंदी में बोला जाता है इसको। अभी क्रय मूल्य फाइंड करना है तो उसके लिए करेंगे क्या, मान लेते हैं भाई जैसा हमें नहीं पता होता, मान लेते हैं x होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, किसी वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य 1210 है, यदि लाभ यानी एसपी ऑफ द आइटम गिवन है 1210 रुपए दिया गया है, ₹1210 और गेन परसेंट दिया गया है, 10% का गेन होता है, सो
गेन परसेंट है, गेन इक्वल टू 10% का गेन है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं क्या फाइंड करना है, सीपी। सीपी फाइंड करना है, लेट कर लेते हैं x, मान लेते हैं सीपी क्या होगा x। अब चलो x फाइंड करना है, तो आप जानते हो जब भी गेन और लॉस लॉ का सीपी अप्लाई होता है, यानी जब भी कोई लाभ या हानि होता है किसी वस्तु पर, तो उसके क्रय मूल्य पे यानी कि खरीदने वाले मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे ही एप्लीकेबल होता है। तो इसको अगर लाभ हुआ है इसको 10% का, तो सीपी पे ही हुआ होगा। तो गेन ऑन सीपी यहाँ पे लिखेंगे, सो गेन ऑन सीपी, गेन कितने का सीपी पे, गेन ऑन सीपी कितने का इसको प्रॉफिट हुआ है, तो x का तो परचेज करके लाया था और इसका 10% इसको प्रॉफिट हुआ, तो यानी यहाँ पे 10% इज 10/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलता है 10 x by 10 का प्रॉफिट हुआ, इसको x by 10 का प्रॉफिट हुआ। सॉल्व करेंगे x by 10 ही आएगा, सॉल्व करके x होता है और यहाँ पे 10 x by 10 का प्रॉफिट होगा, ये आप प्रॉफिट कितने आएगा आपको गेन। अब बात करते हैं एसपी। एसपी यानी कि गेन इतने का प्रॉफिट ले लिया और इतने में खरीद कर लाया था, 130 में खरीद कर लाया गया कोई आइटम और इतना उसको लॉस मिला, तो कुल मिलाकर दोनों मिलाकर कितने में बेचा गया, 1210 रुपए में। तो 1210 रुपए में बेचा गया, तो हम लिखते हैं एसपी इस पर दिया गया है 1210। और ये कब हुआ, जब वो x रुपीस का खरीद कर लाया था और उस पे इसका x by 10 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, तो ये बेच दिया गया 1210 रुपए। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 10 10x + x 11x by 10 इक्वल टू 1210। एक अभी आपने देख, आपको पहले बताया कि क्वेश्चन का रूल होता है डिवाइड टू मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर देते हैं, यानी अभी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है ना x की, इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको होल्ड करेंगे, बाकी जितने भी डिजिट हैं कांस्टेंट वैल्यूओं को RHS में ट्रांसफर करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और ये भी जाके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। It means imply that x is equal to, आप राइट करेंगे 1210 multiplied by 10 divided by 11। ओके, अब यहाँ से 11 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 11 हो जाए, then 11 हो जाए, 11 हो जाए 0। It means 11 110 multiplied by 10 is equal to x is equal to क्या आंसर आएगा, x is equal to आ गया आपका 1100 is 1100। Which option is correct for this? Option number B. Which option is correct? Option number B is correct for this. Okay, question number 52 के लिए जो option B है 1100 वो correct है, because आपका जो cost price of the item होगा जिसको हमने x net किया था वो 1100 होगा। Then after taking or after gaining 10%, we sell that item in rupees 1210. Okay. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 53 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 53 में जो गिवन है स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। बेटा जी आप जानते हो किसी भी संख्या को 8 से विभाजित करने के लिए उसके लास्ट 3 डिजिट, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, सारे जितने भी डिजिट दिए गए 3 डिजिट के सारे नंबर्स ऑप्शन में सबको डिवाइड करना होगा 8 से, then you will get or you will find the answer of correct answer of these questions. Okay, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन से अकॉर्डिंग करेंगे कि आप जो करेक्ट आंसर होगा वो फाइंड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 8 इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 54। इसमें आपका गिवन क्या है 0.3। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, जो भी है साइड कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 54 का स्टेटमेंट है 0.3 डिवाइड बाय 0.03 प्लस 0.03 डिवाइड बाय 0.3। देखिए इन नंबरेटर और डिनोमिनेटर हम चेक करें तो यहाँ पे अनलाइक डेसिमल्स वैल्यूज पुट किए गए हैं। अनलाइक डेसिमल्स यानी आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट डिफर कर रहे हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है ना,
दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो है समान कर लेते हैं, इसके लिए 0 इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आफ्टर 0 टू इंक्रीज करने पे कोई वैल्यू का इफेक्ट नहीं होगी, आपने आपका डेसिमल आपका नंबर है और नंबर आपका 0 इंक्रीज किया जाता है तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे 0 इंक्रीज करेंगे, 0.32 राइट करेंगे 3 और ये 0.03 ऐसे राइट कर देंगे प्लस 0.03 यहाँ पर 0.30। अब देखिए एक चीज हो गया, लाइक डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, 10 अंकों की संख्या दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होगी, आप दशमलव हटा सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस किया जा सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक साथ हटा सकते हैं, यहाँ से 30 हो जाएगा, 030 मतलब 30 और डिवाइड बाय 003 मींस 3 प्लस 0.003 मींस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 003 मींस 3 होगा और डिवाइड बाय 30 होगा। अभी सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करना है, 3 * 3 या इसका आधा फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए, सिंपलीफाई बाद में करेंगे, पहले इसमें 30 या फिर एलसीएम हो जाएगा, 3 × 30 and 10 times 10 is the same that प्लस 36 को डिवाइड करते हैं 1 टाइम जाएंगे 3 और मींस यहाँ पे आएगा आंसर आपका 303 डिवाइड बाय 30। सॉल्व करने पे क्या आएगा 303 डिवाइड बाय 30 या इसको 10 से डिवाइड कर दे तो 101 डिवाइड बाय 10 या इसको राइट किया जा सकता है 10.1। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिंपलीफिकेशन था, इसमें आपको अपने तरीके से भी किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको और भी जनरल हिंदी में कर सकते थे, यहाँ से हमने ध्यान नहीं दिया, चलिए इसको 3 × 30 लिख राइट कर सकते थे और 3/3 = 3 और ये 1/10 इसको राइट कर सकते थे, सेकंड फ्रैक्शन है 10 + 1/10 और 1/10 is 0.1, it is 10.1, आंसर क्या राइट करेंगे 10.1, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 55 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 55 में जो स्टेटमेंट है यदि if 1/36.18 is equal to given है 0.0276, ओके एंड तो हमें फाइंड करना है, तो कह रहे हैं ज्ञात कीजिए किसके बारे में 1/0.003618 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। if बहुत इजी है, आप करेंगे क्या 1/36.18, ठीक है, इस पॉइंट को रिप्लेस कर दीजिए बस। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे इस फॉर्मेट में लाएंगे, इस डिजिट को इस फॉर्मेट में सेट करना है, तो इस पॉइंट को कितने डिजिट ट्रांसफर करें 1 2 3 4, यानी यहाँ पे नहीं लाना है, हमें 36 आफ्टर लाना है ना, तो 1 2 3 4 डिजिट ट्रांसफर करना है, यानी 4 डिजिट ट्रांसफर करने के लिए आप न्यूमरेटर में 40 इंक्रीज करेंगे, यानी यहाँ से पॉइंट ट्रांसफर हो रहा है 36.18 या 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा भी कर सकते हैं सर, 10,000 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, ये आपका 4 डिजिट ट्रांसफर हो गया 36.18 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 10,000, 40 रिप्लेस करेंगे, बिकॉज़ ये आपका जो डेसिमल है 4 डिजिट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आरएचएस सॉरी लेफ्ट राइट साइड ट्रांसफर होता है तो उतना ही से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपका लेफ्ट में ट्रांसफर करना होता है तो डिवाइड करते हैं वैसे, है ना, जितने नंबर आप डिजिट आप मूव कर रहे हो उतने ही नंबर आप 0 इंक्रीज करके 1 के साइड में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ओके, ये तरीका अपना अपना होता है, आप अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी है, कैसे भी कर सकते हैं इसको। चलिए हम बताते हैं आपको 1/36.18
आप देखिए मल्टीप्लाइड बाय 10,000 136.8 की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे 0.0276 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 है। अभी 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा एग्जैक्टली, अगर ये आप जीरो तो भूल ही जाओ, अभी जीरो नहीं होता तो 276 का मल्टीप्लाई 10,000 से करते तो क्या आता है 276 देन आफ्टर 40, बट हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स are there are after decimals 1 2 1 2 3 and 4, यहाँ से हम 4 डिजिट पॉइंट पुट करते हैं, इट मींस आंसर इज 276 1 2 3 4, आंसर क्या आएगा 276.00 is 276। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 56 की बात कर रहे हैं, इसमें एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका परिमाप होगा, तो ठीक है। एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया गया है हमें इसका परिमाप मींस डायमीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है। तो ठीक है, आप ऐसे ही जनरल सा फॉर्मूला जो होता है उसका यूज करते हुए हम फाइंड कर लेंगे। 56 की बात कर रहे हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर वर्ग है, इसका परिमाप होगा, तो पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया गया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू आप गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां से एरिया ऑफ द स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। हम जानते हैं कि फार्मूला एरिया ऑफ द स्क्वायर के लिए क्या यूज करते हैं, आप जानते हो साइड स्क्वायर, साइड इज टू साइड, तो यहां पे साइड टू साइड और साइड स्क्वायर राइट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू जो वैल्यू गिवन है वो राइट करेंगे। फिर यहां पे क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बट वी हैव टू फाइंड दिस, हमें यहाँ पे क्या करना है साइड को फाइंड करना है, ठीक है। तो साइड को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं और यहाँ से स्क्वायर रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट का सिंबल आएगा, तो यहाँ से पुट करते हैं साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। अभी क्या करना है स्क्वायर रूट ऑफ 64 और सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड में साथ में इंक्लूड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 आपको फाइंड करना है, तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, बट यहाँ पे प्राइम फैक्टर जिस मेथड का क्लास में बताया गया होगा, ठीक है, तो उसी का यूज करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या करते हैं, पहले मतलब इस नंबर को फैक्टराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइम फैक्टर मेथड। ओके, फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 64 एक इवन नंबर है, क्या है एक इवन नंबर है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2। सबसे पहले किसी स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा 2 3 6 एंड 2 2 4, सेम एज 2 से अगेन कट करेंगे 16, 2 से अगेन कट करेंगे 8 एंड 2 से कट करते जाएंगे 4, नाउ 2 2 या एंड 2 1। अब क्या करते हैं सेम फैक्टर्स के यानी सेम डिजिट्स के फैक्टर्स को हम पेयर में करते हैं। यहाँ पे 2 के अगर और अदर्स फैक्टर होते तो उनको भी पेयर में करते हैं। पेयर में करने के बाद 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे सिंगल पेयर फर्स्ट पेयर फॉर्म हुआ, ये सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर, यानी 2 कितने पेयर फॉर्म हुए यहाँ पे 3 पेयर। तो 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर 2 टाइम्स 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया 8। आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइड इक्वल टू क्या 8 cm, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जब सेंटीमीटर स्क्वायर था तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर, इट मींस साइड इक्वल टू क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। ना अभी क्या फाइंड करना, पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर से यदि पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो परिमाप इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल क्या होता है 4 into साइड और 4a कुछ भी बोल सकते हैं आप। 4 into साइड बेस, साइड आपने फाइंड कर लिया 8 cm, 4 into 8 cm इक्वल टू राइट करेंगे 32 cm। which ऑप्शन इज करेक्ट, आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर B is correct for this। okay, ऑप्शन नंबर B जो आपका गिवन है 32 cm ये करेक्ट है।
आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो गिवन है आपका 58, इसकी बात कर रहे हैं। चलो 56 हमने अभी डिस्कस किया, 57 की बात करना हमें। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। इन्होंने कहा यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि है। अभी से पहले हमने क्वेश्चन इसी से रिलेटेड डिस्कस किया था, जिसमें आपको अमाउंट गिवन था, प्रिंसिपल फाइंड करना था, प्रिंसिपल अमाउंट था, रेट एंड टाइम ये गिवन था, उसके टर्म्स में हमने सॉल्व किया था। सेम एज उसी फार्मूले का यूज करना है, बट इसमें आपका अमाउंट क्या है, पहले गिवन क्या वो देखते हैं। ओके, हमने बताया था जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चेक करना होता है, हमारे पास अमाउंट क्या है, हमें पता क्या है और क्या फाइंड करना है, फिर उसके बाद चेक करेंगे, है ना। और उसी से रिलेटेड फार्मूले या यूनिट टर्म से रिलेटेड फार्मूले का यूज करना रहता है, और अगर आपको आइडिया है तो फिर इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं, सॉरी 57। यदि कोई राशि 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे 5.5%, चलिए देखते हैं। लाइक शेयर करने से दूर हो गया, शेयर उठाइएगा। एक व्यक्ति देखिए इसमें जो क्वेश्चन करे, यदि कोई राशि 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि है। यहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल ही फाइंड करना है, अमाउंट गिवन है सेम एज। आप इसको ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इसको नहीं कर पाते तो ये डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर जो मैंने 46 डिस्कस किया था, सेम एज ये भी वही आपका क्वेश्चन है, केवल इसमें डिजिट और वैल्यूज जो है वो डिफर कर रहे हैं बस, और क्वेश्चन का जो वे है वही आपको फॉलो करना है। इसमें कुछ अलग नहीं दिया गया, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5% पर एनम, और आपका टाइम दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन जो है 6 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे, और अमाउंट 2600 हो जाती है। लास्ट में जो टोटल अमाउंट प्रिपेयर होता है, सो अमाउंट ही बोला जाता है, लेकिन टोटल मनी कलेक्ट करता है कोई लेंडर या, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अमाउंट ही बोला जाता है। लेकिन जो धन ब्याज को जोड़कर यानी इंटरेस्ट को लेकर जो फॉर्म होता है उसी को हम अमाउंट बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अमाउंट इसमें दिया कितना गया है 2600। ओके, इसको फाइंड करना तो इसको फाइंड करने के लिए सेम वे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 46 हमने सॉल्व किया था, आप चेक कर लेना वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 58 की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। व्यक्ति की गति ऐसी तो है, 600 मीटर लंबा पुल है, एक व्यक्ति इसको 5 मिनट में पार कर लेता है, टेक करता है इसमें टाइम इसको पार करने के लिए 5 मिनट का टू क्रॉस दिस ब्रिज। ठीक है, यहां से क्या करना है आपको, व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे निकालिए, तो पहले व्यक्ति की स्पीड ऑफ द मैन, यहां से इसको हम क्या करेंगे सेकंड में, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, स्पीड ऑफ द मैन इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड ऑफ द मैन मींस क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, when you cover distance by the man to cross the bridge or taking time means यहाँ पे taking time ही और time ही ऐड कर दीजिए। डिस्टेंस कवर कितना करता है, 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और यहाँ पे टाइम टेक करता है 5 मिनट, 5 मिनट्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड, इसको 60 में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 60 1 जा 60 10 जा 600, नाउ 5 1 जा 5 2 जा 10, इट मींस 2 मीटर पर सेकंड। जो व्यक्ति की
गति रही है ब्रिज पे वो 2 मीटर पर सेकंड की रही है, लेकिन हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो अभी अभी मैंने बताया था जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से 18/5 मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। 18 to the 36 divided by गैस को हम डेसिमल में या एक्सप्रेशन में राइट करना चाहे तो 7/1/5 ओके किलोमीटर पर आवर, ये राइट कर सकते हैं 7/1/5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी वैन की। ये ऑप्शन नंबर आप अगर चेक करना चाह रहे हो सर यहाँ पे डेसिमल में दिया गया है तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड 7.2 दिया गया है, 3 नंबर में ये है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 7.2 ही मिलेगा। ओके, तो आज के लिए वीडियो को आज के लिए सेशन कंप्लीट होता है आपका। इसमें 2 क्वेश्चन सेकंड से आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वेट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन।